जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं एनडीए एग्जामिनेशन फर्स्ट 2025 का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर, जो कि आपका गेट का है, यानी कि सामान्य योग्यता परीक्षा जनरल एबिलिटी टेस्ट का ये पेपर है। इसको मैं आपके सारे क्वेश्चन आज आपको दिखाने वाला हूं, जितने भी क्वेश्चन इसमें पूछे गए हैं। हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आज मैं आपको सभी क्वेश्चन पढ़ाऊंगा और उनके आंसर बताऊंगा। इस वीडियो को आपको पूरा देखना है ताकि आपको पता चल सके कि आपके जो गेट में है किस टॉपिक से किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं और कैसे पेपर आपका आता है। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको बता दूं, आपका गेट का जो पेपर होता है वो 600 नंबर का होता है। 150 क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं और 2.5 घंटे का टाइम आपको दिया जाता है। तो ये रहता है आपका गेट का सिलेबस। इसमें 2 पार्ट होते हैं दोस्तों, पार्ट ए और पार्ट बी। ए पार्ट में आपकी इंग्लिश होती है, बी पार्ट में आपके जो है जीके और जीएस के क्वेश्चन होते हैं। ए पार्ट में इंग्लिश के 50 क्वेश्चन होते हैं, बी पार्ट में जीके जीएस के 100 क्वेश्चन होते हैं। इस तरीके से टोटल जो है आपके 150 क्वेश्चन बैठ जाते हैं। तो दोस्तों, आज मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ इंग्लिश के क्वेश्चन के। मैंने 25 क्वेश्चन की ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर की वीडियो मैंने बना दी थी, वो आपने नहीं देखी है तो उसको आप देख लीजिएगा। बाकी मैं यहाँ पर आपको लेकर चलता हूँ। आज मैं यहाँ पर आपको दोस्तों दिखाऊंगा आपके क्वेश्चन नंबर 51 से, यानी कि जीके और जीएस के क्वेश्चन आज मैं आपको बताने वाला हूं। दोस्तों, ये है यहाँ पर 51। यहाँ पर दोनों लैंग्वेज में आपको क्वेश्चन दिखाऊंगा, हिंदी में भी और यहाँ पर आपका इंग्लिश में भी। तो दोनों लैंग्वेज में आपका एनडीए का क्वेश्चन पेपर आता है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पर दोस्तों सबसे पहला क्वेश्चन 51 नंबर है। दूसरी औद्योगिक क्रांति में, जो लगभग 1850 के बाद हुई थी, निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख उद्योग का विकास हुआ था? तो ये क्वेश्चन दोस्तों हिस्ट्री का क्वेश्चन है। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा वो मैं आपको बता देता हूँ। राइट आंसर हो जाएगा 51 का सी, रसायन और विद्युत का। यहाँ पर इन दोनों उद्योगों की जो है यहाँ पर स्थापना हुई थी, विकास हुआ था। इसको ही इंग्लिश में देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग मेन इंडस्ट्री या इंडस्ट्रीज was developed in the second industrial revolution that took place after about 1850। तो ये जो राइट हो जाएगा सी हो जाएगा, केमिकल एंड इलेक्ट्रिकल जो इंडस्ट्री थी उसका विकास हुआ था। 51 के बाद है 52 है हड़प्पाई मोहरों, यानी कि सेल्स के निर्माण में निम्नलिखित में से किस सामग्री का उपयोग किया गया था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो 51 का डी हो जाएगा। सेल खड़ी सामग्री का उपयोग यहाँ पर आपका किया गया था हड़प्पाई मोहरों के निर्माण में। दोस्तों 52 को आप इंग्लिश में एक बार देख लीजिए। विच एमोंग द फॉलोइंग मटेरियल्स वाज यूज्ड इन मेकिंग द हड़प्पन सील्स? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा स्टेटाइल। सॉरी दोस्तों, यहाँ पर हो जाएगा स्टेटाइट राइट आंसर। तो इस सामग्री का उपयोग किया गया था। 51 52 अब आता है 53। प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से किस महाजनपद में समूह शासन यानी ओलिगेर्सी था? तो यहाँ पर जो राइट हो जाएगा 53 का दोस्तों, यहाँ पर राइट हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, वज्जी यहाँ पर हो जाएगा। 53 को इंग्लिश में आप देख लीजिए, विच वन एमोंग द फॉलोइंग महाजनपदास इन एंशिएंट इंडिया वाज एन ओलिगैर्ची? तो दोस्तों 53 का आपका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तो यहाँ पर वज्जी इज द करेक्ट। 53 के बाद 54 देख लेते हैं। सांची स्तूप में पाई गई निम्नलिखित मूर्ति कलाओं में से कौन सी प्रत्यक्षतः बौद्ध विचारों से प्रेरित नहीं है? दोस्तों, बौद्ध विचारों से प्रेरित है बिल्कुल अलग क्वेश्चन हो जाता। यहाँ पर लिखा हुआ है बौद्ध विचारों से प्रेरित नहीं है, तो नहीं पर आपको ध्यान देना है, क्योंकि एग्जाम में जल्दी जल्दी में क्या होता है, यहाँ पर नहीं को हम नहीं पढ़ते और बाकी पूरा ऐसे पढ़ लेते हैं जैसे बौद्ध विचारों से प्रेरित है। तो इस चीज़ पर आपको ध्यान देना है, इन छोटी छोटी गलतियों को आपको एग्जाम में नहीं करना है। तो 54 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, साल भंजी का। दोस्तों 54 का इंग्लिश में आप देख लीजिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्कल्पचर्स फाउंड द सांची स्तूपा इज नॉट डायरेक्टली इंस्पायर्ड बाय बुद्धिस्ट आइडियाज?
तो इसका राइट आंसर आपको पता ही है, ऑप्शन नंबर बी। तो ये शाल भंजी का इज द राइट आंसर। 54 के बाद अब 55 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 55, ब्रिटिश भारत में निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत विचारण के बिना 2 वर्ष की अवधि तक निरुद्ध रखना अनुमत था? तो 55 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रोलैक्ट एक्ट 1919 में पारित हुआ था। इसके अनुसार दोस्तों यहाँ पर विचारण के बिना यानी कि बिना किसी वजह के 2 साल की अवधि तक यहाँ पर जेल में रखा जा सकता था। तो ये था दोस्तों यहाँ पर 55। यहाँ पर इन ब्रिटिश इंडिया विच वन एमोंग द फॉलोइंग एक्ट्स परमिटेड डिटेंशन विदाउट ट्रायल फॉर अप टू 2 years? तो रोलैक्ट एक्ट 1919। 55 के बाद है 56। 56 है दोस्तों, भूदान आंदोलन के बारे में कौन सा कथन सही है? तो भूदान आंदोलन अगर आपने पढ़ा होगा तो यहाँ पर आपको पता होगा। तो इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यह सुनिश्चित किया गया था कि दान दी गई भूमि सभी प्रकार के मुकदमों से मुक्त है। 56 को आप इंग्लिश में देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द भूदान मूवमेंट इज करेक्ट? तो ऑप्शन नंबर सी, इट वॉज एंश्योर्ड दैट द डोनेटेड लैंड वॉज फ्री फ्रॉम ऑल लिटिगेशन। तो इस चीज़ का आपको पता होना चाहिए। 56 के बाद है आपका 57, संविधान यानी कि 73वां संविधान संशोधन अधिनियम में किसके लिए उपबंध किया गया था? तो 57 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्वायत्त शासन की इकाई के रूप में पंचायतें गठित करने के लिए एक विशिष्ट प्रणाली। तो दोस्तों संविधान से भी क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, तो संविधान को भी आपको अच्छे से पढ़ना होगा। द कॉन्स्टिट्यूशन 73rd अमेंडमेंट एक्ट प्रोवाइड्स फॉर। तो 57 का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एन इलेबोरेट सिस्टम ऑफ एस्टेब्लिशिंग पंचायताज एंड यूनिट्स ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट। तो 57 हो गया। 57 के बाद है 58। दोस्तों 58 में देख लेते हैं यहाँ पर क्या बताया गया था। तो 58 बार क्वेश्चन है, भारत पोल पोर्टल का विकास किसके द्वारा किया गया है? तो दोस्तों ये आपका करंट अफेयर का क्वेश्चन है, भारत पोल पोर्टल का विकास किसके द्वारा किया गया है? तो 58 का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो। इंग्लिश में आप देख लीजिए, भारत पोल पोर्टल हैज़ बीन डेवलप्ड बाय। तो राइट हो जाएगा इसका दोस्तों 58 का बी, द सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के द्वारा इसका डेवलपमेंट हुआ है। 58 के बाद देख लेते हैं 59। दोस्तों यहाँ पर पहले आप 2-3 क्वेश्चन इंग्लिश वाले देख लीजिए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया इज करेक्ट? दोस्तों 59 का राइट हो जाएगा ए, अ मेजोरिटी ऑफ मेंबर्स ऑफ राज्यसभा आर इलेक्टेड बाय अ सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मीन ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। तो ये दोस्तों राइट हो जाएगा 59 का ए। इसको दोस्तों 59 को आप हिंदी वाले देख लीजिए। भारत की संसद के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो यह क्वेश्चन, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, राज्यसभा के सदस्यों की बहुसंख्या का निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा किया जाता है। तो 59 के बाद है आपका 60 है, निम्नलिखित में से कौन सा पंचशील के 5 सिद्धांतों में शामिल नहीं है? तो 60 का राइट हो जाएगा परमाणु अप्रसार। ये 5 सिद्धांतों में, पंचशील के 5 सिद्धांतों में शामिल नहीं है। 60 के बाद देख लेते हैं 61 17वीं शताब्दी में भारत में मक्का किसके मध्य से पहुंचा था? दोस्तों यहाँ पर आपको जो है इसका राइट आंसर बताना है। 61 का राइट हो जाएगा ए, पुर्तगाल। 62 है, सूची 1 को सूची 2 से सही सुमेलित करना है, इसमें आपको बताना है। दोस्तों यहाँ पर सूची 1 है और सूची 2 है, इसको सही यहाँ पर सुमेलित करना है कि कौन सी कहाँ पर है।
तो दोस्तों यहाँ पर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो मैं आपको बता देता हूँ, 62 का हो जाएगा यहाँ पर बी, यानी कि ये वाला सही है। ए का है सेकंड, बी का है थर्ड, सी का है फोर्थ और डी का है 1। तो यहाँ पर ये सही है, ए का है सेकंड, बी का है थर्ड, सी का है फोर्थ और डी का है 1। ये आपका राइट हो जाएगा। 5वीं पंचवर्षीय योजना गरीबी हटाओ, 7वीं खाद्य रोजगार और उत्पादकता, 9वीं में दोस्तों सामाजिक न्याय और समता के साथ विकास और 11वीं में तीव्र और अधिक समावेशी विकास। तो ये है दोस्तों 62। अब दोस्तों इनको देख लेते हैं दोनों को इंग्लिश में। मेजाइन यानी मक्का वाज इंट्रोड्यूस्ड इनटू इंडिया इन द 17th कंट्री विया। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पुर्तगाल। 62 देख लीजिए, यहाँ पर लिस्ट जो है वो मैच करनी है, तो ये राइट हो जाएगी। 55 ईयर प्लान में था गरीबी हटाओ 50, और यहाँ पर दोस्तों बी में है 75 ईयर प्लान में था फूड वर्क एंड प्रोडक्टिविटी। सी का था 9th 5 ईयर प्लान में था ग्रोथ विद सोशल जस्टिस एंड इक्वालिटी, और आपका जो 11th 5 ईयर प्लान था उसमें था टूवर्ड्स फास्टर एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ। तो ये है दोस्तों आपका 62। 62 के बाद 63 देख लेते हैं। श्रीमंत शंकरदेव के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपको बताना है। तो साथियों इसका जो 63 वाले का है उसका सी सही हो जाएगा, यानी कि जो 3 कथन है वही ठीक है। कथन नंबर 4, कथन नंबर 3 और कथन नंबर 1। तो ये आपके तीनों ठीक हैं, 2 गलत है। तो यहाँ पर दोस्तों नीचे दिया गया है ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। दोस्तों 64 देख लीजिए। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर वर्ष 1611 में अपना कारखाना स्थापित किया था। तो 64 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, मसूलिपट्टम में अपना जो कारखाना है वो शुरू किया था। 60 अब जो है इंग्लिश में देख लेते हैं दोस्तों 63 को। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट श्री मानता शंकरदेवा इज राइट करेक्ट। तो दोस्तों यहाँ पर दोस्तों इसका राइट मैंने बता ही दिया था, ऑप्शन नंबर सी 1, 3 एंड 4 ओनली। तो 1 ये है, 3 ये है एंड 4 ये है। तो ये चीज़ आपको देखनी है। 64 है दोस्तों, एट विच वन अमोंग द फॉलोइंग प्लेसेस डिड द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी फाउंड इट्स फैक्ट्री इन द ईयर 1611। तो 64 का राइट आंसर हो जाएगा बी, मसूलिपट्टम में आपने इन्होंने जो है फैक्ट्री स्थापित की थी। 65 देख लीजिए दोस्तों, एक बार आप हिंदी वाले देख लीजिए। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित निम्नलिखित राजनीतिक घटनाओं को आरंभिक से शुरू करते हुए कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। यानी कि 65 को इनको जो है ये आपके जो है ये 4 जो समझौते या आप कह सकते हैं 4 सम्मेलन या फिर 4 घटनाएं जो हैं घटित हुई थी, इनको टाइमली यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है। कौन सी सबसे पहले हुई थी, कौन सी उसके बाद हुई, कौन सी सबसे लास्ट में हुई। इस तरीके से आपको यहाँ पर इनको सेलेक्ट करते हुए इन चारों ऑप्शनों में से सही ऑप्शन को चूज़ करना है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो मैं आपको बता देता हूँ। 65 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सबसे पहला हुआ था लखनऊ समझौता, उसके बाद स्वराज पार्टी का गठन, उसके बाद सांप्रदायिक अधिनियम अवार्ड और उसके बाद शिमला समझौता। तो ये है दोस्तों आपका राइट आंसर। दोस्तों इसको 65 को इंग्लिश में आप देख लीजिए। Chronologically arrange the following political events related to the Indian national movement beginning from the earliest। तो 65 का राइट मैंने बता ही दिया था। 65 का क्या राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सबसे पहले हुआ था 3rd 1 2 4 लखनऊ पैक्ट, फॉर्मेशन ऑफ स्वराज पार्टी, कम्युनल अवार्ड एंड लास्ट में शिमला कॉन्फ्रेंस। तो ये है दोस्तों 65। अब देख लेते हैं 66।
दोस्तों 66 आप हिंदी वाले देख लीजिए पहले। निम्नलिखित में से किस अधिनियम में यूरोप के लोगों को उनके कर्मचारियों और भारत के नागरिकों के लिए कलकत्ता में न्याय का उच्चतम न्यायालय स्थापित किए जाने का उपबंध किया गया? जो 66 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। तो एक बार इसको इंग्लिश में देख लेते हैं। Which among the following acts provided for the establishment of a Supreme Court of Justice at Calcutta for Europeans, their employee and the citizens of India? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, द रेगुलेटिंग एक्ट 1773। दोस्तों 66 के बाद है 67 है। निम्नलिखित में से किसने 1882 में एक संकल्प पुनः स्थापित किया था जिसे भारत में स्थानीय स्वय शासन का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? तो 67 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड रिपन। तो इसी ने किया था। दोस्तों इंग्लिश में, वो अमोंग द फॉलोइंग हैज़ इंट्रोड्यूस a resolution in 1882 which is also called the Magna Carta of Local Self Government of India? तो दोस्तों 67 इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड रिपन। 68 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सूफीवाद की प्रथा से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मुरीद जो है वो सूफीवाद की प्रथा से संबंधित है। इंग्लिश में देख लेते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग टर्म एसोसिएटेड विद द प्रैक्टिस ऑफ सूफिज्म? तो 68 का डी हो जाएगा मुरीद। अब देख लेते हैं 69 है। निम्नलिखित विशेषताओं पर विचार कीजिए। 3 विशेषताएं दे रखी हैं। शासितों की सहमति, राजनीतिक समता, शासित लोगों की शासन के प्रति जवाबदेही। उपयुक्त में से कौन सी विशेषता लोकतांत्रिक शासन को रेखांकित करती है? यानी कि लोकतंत्र शासन को कौन सी जो विशेषता है वो रेखांकित करती है? तो शासित लोगों की शासन के प्रति जवाबदेही या शासितों की सहमति। तो ये होना चाहिए, ए होना चाहिए या बी होना चाहिए? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 69 का, वो मैं आपको बता देता हूँ, ऑप्शन नंबर ए। केवल 1 और 2 जो है ये दोनों जो हैं दोस्तों लोकतांत्रिक शासन को रेखांकित करते हैं। इंग्लिश में आप एक बार देख लीजिए। कंसीडर द फॉलोइंग फीचर्स, विच ऑफ द अबोव फीचर्स या फीचर्स आउटलाइन डेमोक्रेटिक रूल्स? तो इसका राइट हो जाएगा 1 and 2 ओनली। दोस्तों ये जो मैं आंसर बता रहा हूँ ये हो सकता है इसमें से कुछ आंसर, एक दो आंसर गलत हों, मतलब कि ये ऑफिशियल आंसर की से मैं नहीं बता रहा, ये अनऑफिशियल आंसर की है। अभी ऑफिशियल आंसर की इसकी जारी नहीं हुई है। जैसे ही जारी हो जाएगी मैं एक और वीडियो आपको उसके ऊपर बना दूंगा ऑफिशियल आंसर्स के अनुसार। तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। हो सकता है 1-2 क्वेश्चन गलती से यहाँ पर गलत हो क्योंकि ये ऑफिशियल आंसर की नहीं है। दोस्तों 69 के बाद है 70। प्रारंभिक को पहले रखते हुए निम्नलिखित देशों को उस कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए जिस क्रम में उन्होंने सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार को स्वीकृति प्रदान की। तो दोस्तों यहाँ पर जो है इसको जो है कालक्रम के अनुसार करना है। तो 70 का राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ये क्रम बिल्कुल सही है 70 का। इंग्लिश में है, प्लेसिंग द अर्लीस्ट फर्स्ट अरेंज द फॉलोइंग कंट्रीज इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर इन विच दे ग्रांटेड यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। तो इसका जो राइट हो जाएगा वो हो जाएगा 70 का, जो मैंने बताया था ऑप्शन नंबर सी 1342। दोस्तों 70 के बाद अब 71 देखते हैं। 71 है, यहाँ पर आप इंग्लिश वाले के बाद हिंदी वाले देख लीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ये 4 कथन दिए गए हैं, इनमें से आपको पढ़ना है और जो गलत है उस पर राइट क्लिक करना है। तो 71 का ऑप्शन नंबर डी है, ये गलत है, इस पर आपको राइट क्लिक करना है। 71 के बाद है 72। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है?
ये आपको इसमें से देखना है कौन सा सही है। 72 का सही है बी। एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान एक प्रोटॉन के द्रव्यमान का लगभग 1/2000 गुना होता है। तो 71 और 72 आप इंग्लिश में लिख लीजिए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। तो इसका जो राइट हो जाएगा वो हो जाएगा डी इज, ये करेक्ट नहीं है। 72 में देखना है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो 72 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये करेक्ट है। 72 के बाद 73 देख लेते हैं। जे चैडविक ने परमाणु के नाभिक में किस कण की खोज की थी। तो 73 का राइट हो जाएगा डी, यानी कि न्यूट्रॉन की खोज जो है चैडविक ने की थी। 74 है रदरफोर्ड के नाभिकीय परमाणु मॉडल से निम्नलिखित में से कौन सा निष्कर्ष नहीं निकलता है। तो 74 का राइट हो जाएगा सी, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार पथ पर घूमते हैं, ये निष्कर्ष नहीं निकलता है रदरफोर्ड के नाभिकीय परमाणु मॉडल से। 74 का है के बाद है 75। 75 से पहले हम देख लेते हैं 73 और 4 को इंग्लिश में। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पार्टिकल्स इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम वाज डिस्कवर्ड बाय जे चैडविक। तो यहाँ पर 73 का राइट आंसर हो जाएगा डी, न्यूट्रॉन की खोज इन्होंने की थी। 74 का है विच वन ऑफ द फॉलोइंग फाइंडिंग्स इज नॉट ऑब्जर्व इन रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम। तो 74 का राइट हो जाएगा सी, द इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन अ सर्कुलर पाथ। तो दोस्तों 74 के बाद आप 75 देख लेते हैं। एक तत्व X एक क्लोराइड बनाता है जिसका सूत्र XCl2 है, जो उच्च गलनांक वाला एक ठोस है। सर्वाधिक संभवतः X आवर्त सारणी उसी समूह में होगा जिसमें निम्नलिखित है। तो दोस्तों आपको सोल्व करना है और उसके बाद आपको जो है इसका आंसर देना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा Mg। 76 है निम्नलिखित ऑक्साइडों में से कौन सा एक उदासीन यानी कि न्यूट्रल ऑक्साइड है। तो ये आपको पता होना चाहिए CO एक न्यूट्रल है। 75 और 76 को आप इंग्लिश में देख लीजिए। एलिमेंट X फॉर्म्स आ क्लोराइड विद द फॉर्मूला XCl2 which is a solid with high melting point. X would most likely be in the same group of periodic table as। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 75 का वो हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि Mg। 76 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड्स इज अ न्यूट्रल ऑक्साइड। तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए CO। 76 के बाद है 77। 77 देख लीजिए। निम्नलिखित में से किसे ठोस रूप में होने पर शुष्क बर्फ या ड्राई आइस के नाम से जाना जाता है। तो ड्राई आइस के नाम से किसको जाना जाता है ये आपको पता होना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी CO2 को। 78 है इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है। इन चारों को आपको पढ़ना है और कौन सा सही नहीं है उस पर राइट क्लिक करना है। मैं आपको बता देता हूँ बी सही नहीं है। ऑप्शन नंबर है 79। 79 है इनमें से भी कौन सा कथन सही नहीं है उसको फाइंड आउट करना है। तो दोस्तों इनको आप स्क्रीनशॉट लेकर या वीडियो को रोककर अच्छे से पढ़ना और इनको समझना। इसका मैं डायरेक्टली आंसर आपको बता रहा हूँ। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ये सही नहीं है। 79 के बाद है आपका 80। दोस्तों इन दोनों को मुझे इंग्लिश में बताने की ज़रूरत नहीं है, दोनों समझ गए होंगे हिंदी और इंग्लिश वाले। किस यौगिक के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो ये भी सही नहीं है वाला है 80। दोस्तों 80 का राइट हो जाएगा सी। दोस्तों चलो इंग्लिश वाले एक बार देख लीजिए 79, क्योंकि कथनों को पढ़ना है तो इंग्लिश वाले का हिंदी में समझ में नहीं आएगा, तो आप देख सकते हैं पढ़ लीजिए 79 और 78, ये है इंग्लिश वालों के लिए। दोस्तों 80 है आपका, इनमें से कौन सा सही नहीं है। इसका राइट आंसर मैंने आपको बता ही दिया, ऑप्शन नंबर सी। 81 है इनमें सूची 1 को सूची 2 से आपको जो है कनेक्ट करना है इनके फॉर्मूलाज के आधार पर। तो 81 का दोस्तों आप देख लीजिए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो 81 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। यहाँ पर है
3, ए को मिलाना है 3 से, यानी कि वॉशिंग सोडे का ये फॉर्मूला है। और दोस्तों यहाँ पर बेकिंग सोडे का ये है फॉर्मूला। और दोस्तों यहाँ पर ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला ये है। और दोस्तों जिप्सम का ये है। तो ये दोस्तों आपका 81 का सही सुमेलित है। सॉरी, मैंने गलत बता दिया, यहाँ पर 81 का डी है। तो यहाँ पर 3 है, ए का 3 है, और दोस्तों बी का 2 है डायरेक्ट, NaHCO3 बेकिंग सोडे का ये फॉर्मूला है। सी का है ब्लीचिंग पाउडर का है ये फॉर्मूला, और जिप्सम का है ये राइट हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट। 82 देख लीजिए, निम्नलिखित में से किस नाइट्रोजन ऑक्साइड का द्युतिनक हो सकता है, यानी कि डायमराइज हो सकता है। तो 82 के ऑप्शन देख लीजिए, 82 में कौन डायमराइज हो सकता है, तो ये है N2O5। 82 के बाद 83 का है दोस्तों ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रियाओं के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो कौन सा कथन सही नहीं है उसको आपको फाइंड आउट करना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, ये सही नहीं है। 83 को आप एक बार इंग्लिश में देख लीजिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग ऑक्साइडेट एंड रिडक्शन रिएक्शन इज नॉट करेक्ट। तो यहाँ पर दोस्तों आपको पढ़ना है, उसका राइट आंसर बताना है। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। 83 के बाद है 84, यहाँ पर भी सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है और देखना है कौन सा ऑप्शन सही है। तो दोस्तों यहाँ पर 84 का मैं आपको राइट आंसर बता देता हूँ। 84 का राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि तापमान को केल्विन में मापते हैं, भार को न्यूटन में, और दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ सी द्रव्यमान, इसको किलोग्राम में, और दोस्तों दाब को पास्कल में। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। 84 के बाद है 85 देख लीजिए, अम्ल वर्षा के लिए वर्षा का pH कितना होना चाहिए, मतलब किससे कम होना चाहिए। अम्ल वर्षा के लिए वर्षा जल का pH मान किससे कम होना चाहिए। तो 85 का राइट आंसर हो जाएगा सी, 5.6 से कम होगा तभी वो अम्लीय वर्षा कहलाएगी। इंग्लिश में एक बार देख लीजिए, फॉर एसिड रेन द pH ऑफ रेन वाटर शुड बी लेस देन, यहाँ पर 85 का राइट आंसर हो जाएगा सी, 5.6। 85 के बाद है 86, निम्नलिखित देशांतर यानी कि लॉन्गिट्यूड और अक्षांश यानी कि लैटिट्यूड रेखाओं पर विचार कीजिए। अब है उपयुक्त में से कौन सी रेखाएं वृहद वृत्त यानी कि ग्रेट सर्कल हैं। इन तीन में से कौन सी रेखाएं जो हैं वो ग्रेट सर्कल हैं। तो 86 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फर्स्ट एंड थर्ड ये दोनों हैं। दोस्तों 87 देख लीजिए, नीचे दिए गए खनिजों का भूप्रॉपर्टी में उनकी विद्यमानता के संदर्भ में सही आरोही क्रम निम्नलिखित में से कौन सा है। तो ये तीन दिए गए हैं, इनको आरोही क्रम बढ़ते हुए क्रम में लगाना है। तो 87 का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2 1 3, यानी कि पहले ये है, उसके बाद ये है, उसके बाद ये है। तो 87 का आप देख लीजिए, सबसे पहले पर क्या है दोस्तों, 87 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पहले पर है माइका, फिर है एम्फी बोलाइट और फिर है पायरोक्सीन। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट, ये सही आपका जो है सीक्वेंस है। 87 के बाद है 88, तो 88 देख लीजिए, यांत्रिक अपक्षय प्रक्रिया में निम्नलिखित में से कौन सा अनुप्रयुक्त बल है। तो दोस्तों कौन सा है वो आपको बताना है। तो 88 का राइट हो जाएगा डी, यानी कि पहला, दूसरा और तीसरा तीनों ही हैं। तो 88 का आप इंग्लिश में देख लीजिए, विच ऑफ द फॉलोइंग द अप्लाइड फोर्स इन मैकेनिकल वेदरिंग प्रोसेस। तो ये तीनों राइट हैं, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 88 के बाद है 89 देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सी शीत महासागरीय धाराएं हैं। तो 89 का राइट हो जाएगा डी, केवल ये है, पश्चिमी पवन अपवाह, वेस्ट वाइंड ड्राइव।
89 को इंग्लिश में देख लीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कोल्ड ओशियन करंट्स। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ओनली वेस्ट वाइन ड्राइफ्ट। 90 देख लीजिए दोस्तों। 90 में क्या बताया गया है, उत्तरी गोलार्ध में उत्तर अयनात यानी कि समर सोल्स्टाइस के समय निम्नलिखित में से किस अक्षांश पर सूर्य की किरणों का कोण न्यूनतम होगा। तो 90 का जो राइट हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कर्क रेखा। इंग्लिश में देख लीजिए एक बार। विच वन ऑफ द फॉलोइंग लैटिट्यूड्स विल एक्सपीरियंस अ मिनिमम एंगल ऑफ द सन्स रेज व्हेन इट इज समर सोल्स्टाइस इन द नॉर्थर्न हेमिस्फीयर। तो 90 का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। 90 के बाद है 91 दोस्तों। कोरिसोल्स बल यानी कोरियोलिस फोर्स के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो दोस्तों 91 में दो कथन दिए गए हैं, उनमें से कौन सा सही है वो आपको चूज करना है। तो दोस्तों सी यानी कि पहला और दूसरा दोनों ही करेक्ट हैं। 91 को इंग्लिश वाले भी देख लीजिए। दो कथन दिए गए हैं, ये दोनों सही हैं, इसीलिए ऑप्शन नंबर 91 का कौन सा सही हो जाएगा, सी, बोथ 1 एंड 2। उसके बाद है दोस्तों 92। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 92 है सहीम वृष्टि यानी कि स्लीट के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो इन दो में से कौन सा कथन सही है ये आपको बताना है। तो 92 का ए सही हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों केवल A1 ही ठीक है, तो ए इज़ द राइट आंसर। दोस्तों अब देखते हैं 92 को इंग्लिश वाले। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू स्लीप इज आर करेक्ट। तो ये 1 सही है, तो ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा। 92 के बाद देखते हैं 93। दोस्तों 93 आप देख लीजिए। आर्द्र उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में नहीं होती। तो 93 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑस्ट्रेलिया का पूर्वी तट, वहां पर नहीं होती। 94 है पूर्वी घाट का सबसे ऊंचा शिखर महेंद्रगिरी किस राज्य में स्थित है। तो 94 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उड़ीसा में ये स्थित है। 95 आप देख लीजिए। सोला यानी कि सोलास के रूप में ज्ञात दक्षिण भारत के शीतोष्ण कटिबंधीय वन निम्नलिखित में से किन पहाड़ियों पर पाए जाते हैं। तो 95 का राइट हो जाएगा डी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, 1, 2 और 3 तीनों पहाड़ियों पर पाए जाते हैं। तो ये हो जाएगा 95। तो अब देख लेते हैं इंग्लिश में। 93 ह्यूमिड सबट्रॉपिकल climate is not experienced in which one among the following regions। तो 93 का ऑप्शन नंबर बी राइट, ईस्ट कोस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया। 94 देख लीजिए। महेंद्रगिरी द हाईएस्ट पीक ऑफ द ईस्टर्न घाट्स इज लोकेटेड इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। तो 94 का बी इज द करेक्ट, उड़ीसा। 95 टेम्परेचर फॉरेस्ट ऑफ द साउथ इंडिया नोन एज सोलास आर फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग हिल्स। तो तीनों में पाए जाते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों अब देख लेते हैं 96 खान मंत्रालय भारत सरकार की वार्षिक रिपोर्ट 2023-24 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से राज्य में तांबे के प्रमुख उत्पादक हैं। तो दोस्तों 96 का सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान और एमपी। 97 देख लीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा गुजरात स्थित एक प्रमुख तेल क्षेत्र नहीं है। इनमें से कौन सा गुजरात में स्थित नहीं है। ऑप्शन नंबर डी, मराण गुजरात में नहीं है। 98 देख लीजिए। भू राजस्व अभिलेखों के अनुसार किसी भूमि को कृषि योग्य व्यर्थ भूमि के रूप में वर्गीकृत किया जाता है यदि इसे कितने वर्षों से अधिक परती यानी कि एक्रेस्ट रखा गया है। तो 98 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 5 वर्ष तक। अब है 99 निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन
वाणिज्यिक फसल NFSMCC में शामिल नहीं किया गया है। तो 99 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कॉफ़ी को इसमें शामिल नहीं किया गया है। अब है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 100। दोस्तों एक इस्पात संयंत्र के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये 3 विचार दिए गए हैं। अब देखना है उपयुक्त तथ्यों के आधार पर इस्पात संयंत्र को चिन्हित कीजिए। तो यहाँ पर दोस्तों इन चारों में से सही ऑप्शन करेक्ट करना है। तो 100 का ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। बोकारो इस्पात संयंत्र के बारे में बात हो रही है। दोस्तों अब देख लेते हैं इनको इंग्लिश में। As per the annual report 2023-24 of the Ministry of Mines, Government of India, which of the following states are the major producer of copper in country? तो दोस्तों 96 का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान एंड मध्य प्रदेश। 97 है विच वन अमोंग द फॉलोइंग इज नॉट अ मेजर ऑयल फील्ड लोकेटेड इन गुजरात। तो यहाँ पर 97 का डी हो जाएगा मोरान। 98 देख लीजिए। एज पर द लैंड रेवेन्यू रिकॉर्ड्स एनी लैंड इज कैटेगराइज्ड एज कल्चरेबल वेस्ट लैंड इफ इट द लेफ्ट फैलो फॉर मोर देन 5 ईयर। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। 99 देख लीजिए। Which among the following is not included in the National Food Security Mission Commercial Corps? तो 99 का ऑप्शन नंबर बी इज द राइट, कॉफी। दोस्तों आज का लास्ट क्वेश्चन है। यहाँ पर मैं 100 तक ही कराऊंगा, 50 क्वेश्चन हो जाएंगे। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू अ स्टील प्लांट। तो दोस्तों ये तीनों स्टेटमेंट जो हैं किसकी स्टेटमेंट हैं, किस प्लांट की स्टेटमेंट हैं ये बताना है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, बोकारो स्टील प्लांट की। तो दोस्तों 100 क्वेश्चन हो गए 101 से, यानी कि 101 से 150 तक टोटल 50 क्वेश्चन बचे आपके जीके जीएस की, जो कि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करा दूंगा। ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, फिर आप इसको देखोगे नहीं, इसीलिए 50 क्वेश्चन ही कराए हैं। तो फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।